प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर यानी अंशों के निर्गमन एवं हरण वाले चैप्टर या टॉपिक से संबंधित कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष स्पेशल टर्म्स अपन सीखने वाले हैं। उनमें से एक है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, किनको इशू करते हैं। दूसरी टर्म जो अपन सीखने वाले हैं वो है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना क्या होती है। और डीमेट अकाउंट क्या होता है। बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वर्तमान समय के हिसाब से वो है डीमेट अकाउंट क्या होता है, कैसे खोला जाता है, किस काम में आता है। एंड बायबैक ऑफ शेयर, अंशों का पुनः क्रय, वापसी खरीद क्या होती है। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा अटेंड करें और ये जो चार अपन अलग अलग शेयर से संबंधित टर्म सीखने वाले हैं उनको अच्छे से सीखें और पूरे नोट्स बनाएं। आइए अपन बात करते हैं क्रमशः। सबसे पहले बात करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी अंश क्या होता है। अंग्रेजी में भी स्वेट इक्विटी शेयर और हिंदी में भी स्वेट इक्विटी अंश। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 सेक्शन 54 में स्वेट इक्विटी अंशों से संबंधित नियम और उपनियम बने हुए हैं। अपन धारा की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में बात करते हैं कि कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों, अधिकारियों या संचालकों को उनकी सेवाओं के बदले में निर्गमित किए जाने वाले अंशों को स्वेट इक्विटी अंश कहा जाता है। यानी शेयर्स इशूड टू इट्स एम्प्लॉई और ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स फॉर सर्विसेज। कंपनी अपने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जो शेयर इशू करती हैं, लेकिन उनकी जो सेवाएं हैं, और वो सेवाएं भी स्पेशल सेवाएं, कि ये अंश तकनीकी जानकारी, टेक्निकल नॉलेज, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अथवा मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशंस के बदले में बट्टे पर निर्गमित किए जाते हैं, बट्टे पर जारी किए जाते हैं। इशू ऑन डिस्काउंट, या बाजार में जो अंशों का मूल्य होता है उससे कम मूल्य पर ये अंश निर्गमित किए जाते हैं। इसके लिए कम से कम 1 वर्ष पुरानी कंपनी को एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है। अर्थात कोई भी कंपनी जब उसे व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलता है, उसके 1 वर्ष पूरा हो जाने के पश्चात इस प्रकार के शेयर इशू कर सकती है। होते यही इक्विटी शेयर ही हैं, लेकिन इनको स्वेट इक्विटी शेयर कहा जाता है क्योंकि इनके बदले में कंपनी के पास किसी प्रकार की कोई नगद राशि नहीं आती है, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी को जो टेक्निकल नॉलेज दिया है, जो टेक्निकल नॉलेज अपग्रेड किया है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी को दी है, उसके बदले में कंपनी अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को ये शेयर देती है और ये शेयर देकर के उनको एक तरह से मालिकाना हक प्रदान करती हैं, जिन्हें हम स्वेट इक्विटी अंश कहते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगली जो टर्म है वो है कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, यानी एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना क्या होती है। देखिए कि किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों या अधिकारियों को स्वामित्व प्रदान करने के उद्देश्य से अपने अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। कोई कंपनी जो अपने कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को यदि कुछ 1%, आधा %, 0.2% यदि कंपनी का मालिकाना हक मिल जाए
तो कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो और अधिक अच्छे से काम करेंगे और अधिक ऑनेस्टी से वर्क करेंगे। तो इस पर्पज से कंपनी अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को शेयर इशू करने का ऑप्शन देती है। ऑप्शन यानी कर्मचारी चाहे तो वो अंश क्रय कर सकते हैं, कर्मचारी चाहे तो वो अंश क्रय करने से मना कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक ऑप्शन प्लान और स्वेट इक्विटी अंश दोनों में डिफरेंस है। स्वेट इक्विटी अंश टेक्निकल नॉलेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बदले में इशू किए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर किसी बदले में इशू नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि कर्मचारियों के लिए एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि वे चाहें तो कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं, और यदि कर्मचारी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो उन्हें सामान्यतः कम मूल्य पर अंश दिए जाते हैं। अंश बाजार मूल्य से कम मूल्य पर प्रस्तावित किए जाते हैं। निर्गमन मूल्य पूर्व निर्धारित होता है। कंपनी पहले से ये निश्चित कर देती है, जिस समय पर ऑप्शन देती है उसी समय पर यह निश्चित कर देती है कि यदि कर्मचारी अंश क्रय करता है, अंश क्रय करने का विकल्प चुनता है, ऑप्शन यदि यस करता है, तो उसे कितने रुपए में वो अंश इशू किए जाएंगे, वो निर्गमन किया जाने वाला मूल्य पहले से निर्धारित होता है। एवं बाजार मूल्य, निर्गमन मूल्य पूर्व निर्धारित होता है एवं बाजार मूल्य तथा निर्गमन मूल्य का अंतर कंपनी के लिए आस्थगित खर्च यानी डेफर्ड एक्सपेंसेज माना जाता है। डेफर्ड एक्सपेंसेज ऐसे खर्चे होते हैं जो न तो पूंजीगत प्रकृति, न तो कैपिटल नेचर के होते हैं, न ही रेवेन्यू नेचर के होते हैं। इस कारण से ऐसे खर्चों को आगामी कुछ वर्षों में निश्चित राशि प्रति वर्ष के हिसाब से अपलिखित किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। यदि कर्मचारी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें पूर्व निर्धारित मूल्य पर अंश आवंटित यानी एलोटेड कर दिए जाते हैं, और यदि कर्मचारी स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर वो अंश उन्हें इशू नहीं किए जाते हैं। यदि वो स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें पहले से निर्धारित मूल्य पर शेयर एलोटेड किए जाते हैं एवं ऐसे बंटित अंशों को कम से कम 1 वर्ष तक हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। अर्थात कर्मचारी यदि शेयर लेने का विकल्प लेते हैं तो साथ में ये प्रतिबंध भी उनके पास रहेगा कि वो जो शेयर ले रहे हैं उनको आगामी अगले 1 वर्ष तक यानी शेयर लेने के नेक्स्ट 1 ईयर तक कम से कम अपने पास रखेंगे, उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसे मार्केट में बेच नहीं सकते हैं। तो ये कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, जैसा कि नाम है, एम्प्लॉई को ऑप्शन दिया जाता है किसका, स्टॉक लेने का। स्टॉक का मतलब है यहाँ पर शेयर लेने का ऑप्शन दिया जाता है और कम मूल्य पर दिया जाता है, इसलिए इस योजना का नाम पड़ जाता है कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना। अगली जो महत्वपूर्ण बात है जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, डीमेट अकाउंट क्या होता है। देखिए, पहले जो शेयर इशू किए जाते थे वो शेयर फिजिकली एक कागज का प्रमाण पत्र के रूप में इशू किए जाते थे, और अब भौतिक रूप में यानी फिजिकली फॉर्मेट में शेयर इशू नहीं किए जाते हैं, बल्कि शेयर सारे के सारे सभी कंपनियों के द्वारा शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही इशू किए जाते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में यदि है तो किसी व्यक्ति के पास कितने शेयर है उसका हिसाब रखने के लिए जो अकाउंट होता है उस अकाउंट को डीमेट अकाउंट कहते हैं। आइए देखते हैं डीमेट अकाउंट। डीमेट खाता, डीमेट अकाउंट कि विनियोगकर्ता मीन्स इन्वेस्टर जो अपना पैसा किसी कंपनी की शेयर एंड सिक्योरिटीज में लगाता है उसे विनियोगकर्ता यानी इन्वेस्टर कहते हैं। विनियोगकर्ता अपनी प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए डीमेट खाता खोला जाता है। डीमेट खाता क्यों खोला जाता है कि अपनी शेयर एंड सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही कंपनी के द्वारा इश्यू की जा रही है। अब उपरोक्त डीमेट खाता जहां खोला जाता है यानी जिस संस्थान में, जिस जगह पर, जिस स्थान पर यह डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है उसे डिपॉजिटरी कहते हैं। डिपॉजिटरी क्या होती है? जहां पर डीमेट अकाउंट ओपन होता है। जैसे बैंक में
बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन होता है, करंट अकाउंट ओपन होता है, उसी तरीके से डिपॉजिटरी में क्या होता है, डिपॉजिटरी में डीमैट अकाउंट ओपन होता है। और उस डीमैट अकाउंट में किसी भी जिस व्यक्ति का डीमैट अकाउंट है उस व्यक्ति ने कितने शेयर एंड सिक्योरिटीज परचेज किए हैं, कितने सेल किए हैं, कितना बैलेंस है, वो सारा का सारा उस अकाउंट में रिकॉर्डेड रहता है और उसका ध्यान रखा जाता है। वर्तमान में हमारे देश में, भारत में, दो डिपॉजिटरी है, केवल दो डिपॉजिटरी है जहां पर डीमैट अकाउंट खोला जा सकता है। पहली डिपॉजिटरी का नाम है CDSL यानी सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी, और दूसरी डिपॉजिटरी का नाम है NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी। तो ये CDSL और NSDL ये दो डिपॉजिटरी है जो हमारे देश में कार्यरत हैं। कोई भी व्यक्ति यदि अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहता है तो इन दोनों में से किसी एक जगह खोला जाएगा। लेकिन एक खास बात है कि कोई भी व्यक्ति अपना डीमैट अकाउंट डायरेक्ट जाकर के डिपॉजिटरी के पास नहीं खोल सकता है, उसे किसी DPs यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना पड़ेगा। अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी एवं विनियोगकर्ता के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करने वाले को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहा जाता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट शॉर्टकट में कहते हैं DPs। तो ये DP एक प्रकार से एक एजेंट है, और ये एजेंट उस ग्राहक और जहां अकाउंट है उसका डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी, उन दोनों के बीच में एक लिंक के रूप में काम करता है। यानी हमें अर्थात आम किसी व्यक्ति को यदि अपना डीमैट अकाउंट खोलना हो तो सबसे पहले किसी डिपॉजिटरी के पास जाना पड़ेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना पड़ेगा, DP के पास जाना पड़ेगा। जैसे HDFC बैंक हैं, इनकी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। इसी तरीके से एक्सिस बैंक है, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। इनके अलावा और बहुत सारे रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं जो डीमैट अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने के लिए मदद करते हैं, मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। आज के इस टॉपिक का जो अंतिम पार्ट है वो है प्रतिभूतियों की वापसी खरीद, बाय बैक ऑफ शेयर। जैसा कि इसका नाम है, बाय बैक यानी वापस खरीद लेना। क्या वापस? जो शेयर कंपनी ने इशू किए थे पब्लिक में, वो पब्लिक से वापस क्रय कर लेना बायबैक कहलाता है। अब बायबैक कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अपन देखते हैं कि वापसी क्रय का तात्पर्य होता है कंपनी अपने समता अंशों को निर्धारित विधि से वापस क्रय कर लेती है और ऐसे वापस क्रय किए गए अंशों को रद्द यानी नष्ट कर देती है, वो बायबैक कहलाता है। यानी वापस खरीदे गए अंशों को वापस दोबारा री इश्यू नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। इस हेतु यानी बायबैक के लिए इस हेतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के नियमों की पालना अवश्य करनी पड़ती है। यदि कोई कंपनी बायबैक करना चाहती है, अपने अंशों को पुनः क्रय करना चाहती है, तो उसे कंपनी अधिनियम की धारा 68 की पालना करनी पड़ती है। ये धारा 68 के कुछ नियम अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो नियम है वो है कि वापसी खरीद कंपनी अपने स्वतंत्र कोषों या प्रतिभूति प्रीमियम खाते से अथवा नए अंशों के निर्गमन से कर सकती है। स्वतंत्र कोष यानी फ्री फंड जो कंपनी के पास, जैसे जनरल रिजर्व है, कंपनी के पास ऐसे रिजर्व जिनमें से कंपनी डिविडेंड बांट सकती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, वो सारे के सारे रिजर्व फ्री फंड कहलाते हैं। या तो कंपनी वापसी खरीद करे तो अपने फ्री फंड्स का यूज कर सकती है, अथवा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के बैलेंस का यूज कर सकती है, अथवा नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी जो है उसका यूज कर सकती है। इस बिंदु का तात्पर्य यह हुआ, मीनिंग यह हुआ कि कोई भी कंपनी अपने अंशों को वापस क्रय करके अपनी प्रदत्त पूंजी यानी पेड अप कैपिटल को डिक्रीज नहीं कर सकती है, कम नहीं कर सकती है।
इसलिए जितनी पूंजी को वो वापस खरीद रही है उतनी की उतनी पूंजी का एक तरह से वापस यूटिलाइजेशन या वापस सर्कुलेशन होना चाहिए कि जितनी शेयर कैपिटल वापस आ रही है उससे पूंजी में कमी हो जाएगी। इसलिए उस पूंजी की कमी को रोकने के लिए कंपनी को एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में फ्री जो रिजर्व है उनके बैलेंस को ट्रांसफर करके और लॉक किया जाता है। ये पहला नियम। दूसरा नियम, वापसी खरीद कंपनी की प्रदत्त पूंजी तथा मुक्त संचयों के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जितनी भी बायबैक हो रही है कैपिटल, वो कैपिटल टोटल पेडअप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व दोनों को मिला करके उसके 25% से अधिक नहीं हो सकती है। यानी अधिकतम 25% कैपिटल ही बायबैक कर सकती है कंपनी। और वापसी खरीद के पश्चात, बायबैक करने के पश्चात भी इक्विटी ऋण समता अनुपात 2:1 का कम से कम होना चाहिए। यानी कैपिटल 2 है तो उसका आधा ऋण हो सकता है। तीसरा है कि वापसी खरीद तभी हो सकती है जबकि यह कंपनी के अंतर नियमों में अधिकृत हो एवं इस हेतु एक विशेष प्रस्ताव भी पारित कर लिया गया हो। कंपनी के जो अंतर नियम हैं उनमें यदि पहले से ही इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो ये वापसी खरीद नहीं हो सकती है। और अंतिम नियम है जो अपन ने बनाया है कि वापसी खरीद केवल पूर्ण प्रदत्त अंशों की हो सकती है। फुली पेड अप शेयर ही बायबैक किए जा सकते हैं। यदि किसी शेयर पर कोई कॉल बकाया है तो ऐसे शेयर को बायबैक नहीं किया जा सकता है। तो ये अपन ने बायबैक से संबंधित रूल रेगुलेशंस सीखे हैं। बायबैक यानी वापस क्रय करना। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने जो चर्चा की है वो है स्वेट इक्विटी शेयर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, डीमेट अकाउंट एंड बायबैक। तो इन चारों टॉपिक को अलग तैयार करना है। चारों में से किसी भी एक टॉपिक के लिए अलग से आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार करें। और इन चारों टॉपिक के साथ ही ये लेक्चर आज अपना कंप्लीट हो गया है। इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।